गवर्नमेंट बनेगी पहले वाली नहीं बनी नहीं है। चलो भाई देख लो, संविधान संशोधन। अब हम बात करने वाले हैं किसकी? संविधान संशोधन की। हाँ, पॉलिटी हमने तुम्हें जहाँ तक है पूरी कवर करा चुके हैं और हमें इतना पूरा भरोसा है कि जितनी पॉलिटी हमने कराई है उतनी अगर पढ़ के जाएंगे तो उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर तुम उसे पढ़ के जाओगे तो, और नहीं पढ़ के जाओगे तो राम भरोसे गाड़ी है, चल जाए तो ठीक, ना चले तो ठीक है भाई। हनुमान जी की जय करोगे फिर तो वहाँ बैठ करके। इसको वो करिए फटाफट, इंक डालनी है। देखो मैं एक बात तुम्हें बताऊं, संशोधन का क्या है, जैसे एक संशोधन, दूसरा संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे हम कराएंगे। लेकिन होता क्या है ना कि दूसरा संशोधन कर दिया, अब दूसरे को संशोधन जाकर के आगे दोबारा फिर संशोधन कर दिया, ठीक है। ऐसे ही तीसरा संशोधन आगे जाकर के फिर दोबारा संशोधन कर दिया, तो ये वो संशोधन हम नहीं पढ़ाएंगे जो कि आगे जाकर के दोबारा कर दिए हैं, क्योंकि जो आगे जाकर के दोबारा कर दिया है वो आगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। आप यहाँ बताएंगे फिर बोलेंगे नहीं नहीं अब इसको ये कर दिया गया है, तो फायदा क्या है। चीज़ें वो बताएंगे जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल चालू हैं, ठीक है ना, वही चीज़ें हम आपको बताएंगे और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। चलो भाई जल्दी आया हो फटाफट। संविधान संशोधन कितने आर्टिकल में आता है? कितने आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन को बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस आधार से किया जाता है। और दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि संविधान संशोधन किस भाग में आता है, तो वो आप क्या बताएंगे? भाग 20। भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन है। तो भाग 20 में पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है कि संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है, तो आर्टिकल 368 के माध्यम से। दूसरा ये होता है कि कितने भाग में संविधान संशोधन का वर्णन है, भाग 20 में है। और तीसरा पॉइंट ये है कि संविधान संशोधन किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। किस देश से लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था क्या? संविधान संशोधन मेरे भाई, ठीक है। इतना तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट यानी पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था और क्यों किया गया था, तो उसमें याद करने वाली पहली बात है कि पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। कब हुआ था? तो पहली सन याद रखनी है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और ये किसके लिए हुआ था? 9वीं अनुसूची। कौन सी? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार। किसके लिए? भूमि सुधार के लिए, ठीक है। आप लोगों ने पहले देखा था, हमने एक बात आपको पॉलिटी जब पढ़ा रहे थे, हमने आपको एक बात बताई थी कि पहले के समय में कम लोगों पर ही भूमि थी, ज़्यादा मात्रा में क्या थी? भूमि थी। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो कि उस भूमि को क्या करते थे? पट्टे पे लेकर के उस भूमि को करते थे, या फिर उस भूमि को करने के बाद उनको कुछ थोड़ा मोटा खाने के लिए अनाज दे दिया जाता था। जैसे बेगारी वगैरह भी होती थी, सारे काम होते थे कि भूमि के देने के बाद में वो अपना बेगारी कराता रहता था, घर पे अपना भैंस बकरी बकरा जो भी है उन कामों को कराता रहता था। लेकिन सरकार ने 1951 में इस चीज़ को ख़त्म किया। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार लेकर के आए थे। क्या लेकर के आए थे? भूमि सुधार लेकर के आए थे। लेडीज़ों को भूमि बांटी गई थी। प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या बांटी गई थी? भूमि बांटी गई थी,
10 बीघा किसी को दे दिया, किसी को कितना दे दिया, इक्वलिटी लाने की, समानता लाने की क्या करी गई थी, कोशिश पूरी तरह से की गई थी। दूसरी अगर मैं इसमें सुधार की बात करूं, और 9 में एक पहले संविधान संशोधन में और क्या बात कही गई थी, और थी वाक्य की स्वतंत्रता। किसकी? वाक। वाक मतलब बोलने, बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता पर रोक, बोलने की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई थी। अब आप कहेंगे सर ये कैसी बात बता रहे हो, हमें हमारे मूल अधिकार बताते हैं कि हम कहीं भी बोल सकते हैं, बोलने की हमको स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अब मैं तुम्हें बता दूं, संविधान संशोधन पहले के द्वारा 1951 में ये बोला गया था कि सभी को बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बोलेगा उतना ही जितना कि संविधान में सही माना गया है। अगर मान के चल लीजिए आप किसी भाषण के माध्यम से, किसके माध्यम से, भाषण के माध्यम से किसी को ऐसा भाषण दे रहे हैं जिससे उकसाना कहते हैं, क्या कहते हैं, उकसाना कहते हैं। पूरी भीड़ है, 100 लोगों का, 500 लोगों का या 10 लोगों का, किसी भी व्यक्ति को आप अपने बोलने से भड़का रहे हैं, युद्ध कराने के लिए, कोई भी ऐसी कंडीशन कराने के लिए जिसमें कि हम कानून व्यवस्था को दुर्व्यवहार कर दें, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भैया, उकसाना जिसे बोलते हैं हम, हाँ जी, उकसाना। तो किसी भी व्यक्ति को हम उकसा नहीं सकते हैं। ऐसी भाषा पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि वो वाली भाषा हम नहीं यूज करेंगे। और दूसरा, पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट ये था कि विदेशी मित्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है, चलिए, तो हम बात करते हैं विदेशी मित्र की। विदेशी मित्र में सिर्फ वही लोग आएंगे, उतने ही जिनमें कि, भाई देखो पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, विदेशी मित्र। जैसे आपका अगर कोई विदेशी मित्र है और आप सेना में भर्ती हैं, सेना में भर्ती हो या फिर किसी ऐसे पद पर भर्ती हो जिससे कि आपको भारत की कुछ ऐसी खुफिया जानकारी प्राप्त है जिसे आप विदेश में दे सकते हैं, तो उस वाली बोलने की स्वतंत्रता पर भी क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया था कि अगर कोई व्यक्ति भारत में किसी भी पद पर हो या कोई व्यक्ति पद पर हो या ना हो, उसको अगर कोई खुफिया जानकारी प्राप्त है, तो अगर उसे ने किसी विदेशी मित्र को वो जानकारी दे दी, तो ऐसी कंडीशन में उस पर भाई पिटाई भी हो सकती है, जूते पड़ सकते हैं उसके। पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो क्या है, वो हमारे देश का ही शत्रु बन चुका है। क्या बन चुका है, शत्रु बन चुका है। और वो विदेशों से क्या कर रहा है, मित्रता कर रहा है। उकसाना, ये साफ साफ लिख लीजिए, उकसाना, उकसाना लिखा है, ठीक है। दूसरा आ गया था विदेशी मित्र। विदेशी मित्र को भी हम जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तीसरा था लोक प्रसार। क्या था, लोक प्रसार था। लोक प्रसार में भाषण ही आता है और कुछ है नहीं इसमें। 3 चीज़ें आप यहाँ पर याद रख लीजिए। वाक्य में स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता पर कुछ चीज़ों पर रोक लगाई गई थी। पहला, भाषण पर, यानी भाषण में ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए जो कि उकसाने पर बात करे। दूसरा, विदेशी मित्र को कोई खुफिया जानकारी नहीं देगा, ऐसी चीज़ें। और लोक प्रसार, ठीक है। ये तो हो गया पहला संविधान संशोधन। और हमने आपको बताया है कि हम सिर्फ वही संविधान संशोधन पढ़ाएंगे जो कि वर्तमान समय में बिल्कुल हैं, और जिन्हें संविधान में दोबारा संशोधन करके कहीं और डाल दिया गया है उनको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो पुनः आगे आ जाएंगे। जैसे 2 और 3 इतना बताना आवश्यक है नहीं जितना कि 4 है। तो डायरेक्ट हम आएंगे 4वां संविधान संशोधन। किस पर आएंगे, 4वां संविधान संशोधन। चारवां संविधान संशोधन। 4वां संविधान संशोधन में क्या है, इसमें हड़प नीति थी। ये कब आया था, पहले ये लिख लो, ये आया था 1956 में, और इसमें थी हड़प नीति। हड़प नीति।
हड़प नीति को हम बोलते हैं राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण, वैसे ये मेरा नाम है हड़प नीति तो, लेकिन आपको याद रखना है केवल राष्ट्रीयकरण से। किससे याद रखना है? राष्ट्रीयकरण से। यानी 1956 में आ गया था राष्ट्रीयकरण। ये 4वां संविधान संशोधन प्रत्येक राज्य को इतनी पावर देता था कि वो किसी भी संस्था को राष्ट्र हित में करने के लिए उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। उसे हम क्या, कोई भी प्राइवेट संस्था भी ऐसा काम कर रही है, लेकिन राज्य को ऐसा लग रहा है कि इससे मोटी कमाई हो रही है, मोटा पैसा आ रहा है, तो 1956 के माध्यम से उसको राष्ट्रीयकरण कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रीयकरण कर सकता है उसको भारत सरकार के अंडर में ले सकता है कि अब इसको आप नहीं चलाओगे, अब इसको कौन चलाएगी? भारत सरकार चलाएगी। और जिस बंदे ने मेहनत करी थी उस बंदे की मेहनत को सिर्फ पैसे दे दिए जाएंगे कि आप पैसा ले लीजिए, कोई और व्यापार कर लें, या फिर आप इसी में काम करें बतौर एक काम, यानी काम करने के उस माध्यम से। ये नहीं कि आप कंपनी के ओनर बन चुके हैं, कंपनी का ओनर अब भारत सरकार रहेगी। कौन रहेगी? भारत सरकार रहेगी। हो सकता है आपको सीईओ वगैरह बस बता दिया जाए, लेकिन उस पर पूरा अधिकार किसका रह जाएगा? भारत सरकार का हो जाएगा। अब आ जाइए भैया, एक और है 7वां संविधान संशोधन। ये भी आया था 1956 में ही। कब आया था? 1956 में ही 7वां संविधान संशोधन। अब किस किस बच्चे को ये बात याद है कि पहले राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? हमने पढ़ाई थी पॉलिटी में कि राज्यों कितने भागों में बांटा गया था? 4 भाग में पहले बांटा गया था। कौन कौन से में? जब संविधान लिख रहे थे उससे पहले की बात है ये। कितने भाग थे? 4। कौन कौन से? भाग क, भाग ख, क ख ग घ, ये चार टाइप में बांटे गए थे। क में भाग राज्य अलग डाल दिए, ख में अलग डाल दिए, ग में अलग डाल दिए और घ में अलग डाल दिए थे। लेकिन जैसे ही 7वां संविधान संशोधन 1956 आया तो इन चारों को खत्म कर दिया और बोल दिया गया कि अब राज्यों का पुनर्गठन होगा। तो ये बोला जाता है कि राज्यों के पुनर्गठन के लिए कौन सा संविधान आया था? वो संशोधन आया था 7। तो 7वां संविधान संशोधन राज्यों के पुनर्गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? पुनर्गठन की बात करता है। ठीक है भाई, राज्यों के पुनर्गठन। आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इसमें क्या हुआ था? स्टेट कितने बनाए गए थे उस टाइम पर? 14 स्टेट बनाए गए थे और सेंटर 6 सेंटर बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? 6 सेंटर बनाए गए थे। ठीक है। दूसरी बात और हम बता दें इसमें, और बात बता दें। कितनी बात बता चुके हैं? राज्यों का पुनर्गठन होगा, मतलब क ख ग ये समाप्त कर दिया गया था। और अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राज्यों को 4 भाग थे, उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा उन चारों को समाप्त किया गया था। इसमें पुनर्गठन की बात की गई थी, यानी सबका गठन एक ही जगह कर दो, राज्य को राज्य में डाल दो, केंद्र को केंद्र में डाल दो। ठीक है। अब और बढ़ते हैं इसमें 7वें संविधान में ही, 7वां संविधान संशोधन में और बात करें। ठीक है। पहली बात हम अगर इसी में करें 7वें संविधान में, 7वां, पहली बात करें हाई कोर्ट। क्या? हाई कोर्ट 2 राज्यों के लिए बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट है वो 2 राज्यों के लिए क्या कर सकता है? बनाया जा सकता है। तो अब ये भी पूछ सकता है कि 2 राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल बनाया जा सकता है। और अगर ये पूछे किस संविधान संशोधन के द्वारा आया था, तो वो आया कौन से? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा आया था। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और नेक्स्ट अगर और भी बात कर दूं, इसमें क्या डाल दिया गया था कि हाई कोर्ट में कार्यकारी
कार्यकारी और अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होगी। अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति, इन लोगों की नियुक्ति भी कहाँ से आई थी? 7वां संविधान संशोधन के द्वारा आई थी। कार्यकारी कौन लोग होते हैं? कार्यकारी कौन लोग होते हैं? कार्यकारी जैसे बोलते हैं ना, कार्यकारी, कार्यवाहक। कार्यवाहक किसे बोला जाता है? अगर कोई, जैसे कोई चला गया कहाँ, अब एब्सेंट पर चला गया, अवकाश पर चला गया, बीमार हो गया, तो वहाँ पर कुछ कार्यवाहक लोगों को बुलाया जा सकता है, कार्यवाहक न्यायाधीश को बुलाया जा सकता है उस समय तक, जब तक कि वो मुख्य न्यायाधीश सही होकर के नहीं आ जाते हैं। जब वो सही होकर के आ जाएंगे तो इनको दोबारा से वहीं भेज दे जहाँ से ये आए थे। ठीक है, कौन की? सब न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश करता है। ठीक है, और भाई आगे बढ़े। नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन। नौवां संविधान संशोधन में क्या है? किसी को याद है थोड़ा बहुत? कब आया था ये? पहले ये लिख लो। ये भी 1958 तक बोल सकते हैं, वैसे 56 लिख लो, क्योंकि 1958 में भारत और पाकिस्तान का समझौता हुआ था। अगर ये बोले कि भारत और पाकिस्तान का समझौता किस सन में हुआ था, तो वो हुआ था 1958 में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, पाक का समझौता कब हुआ था भाई? 1958 में। हम इसी की बात करेंगे कि नौवां संविधान संशोधन क्या कहता है। ये पाकिस्तान, भारत किसी भी अपनी ज़मीन को, यानी कि एक बेरुवाड़ी संघ था, थोड़ा हम और डिटेल में बता दें आपको। एक बेरुवाड़ी संघ था, नाम याद है किसी को? जब मैंने पॉलिटी पढ़ाई थी, बेरुवाड़ी संघ बताया था, पॉलिटी पढ़ाई थी। ये जो बेरुवाड़ी संघ था 1956 में राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको दे दिया था। किनको? पाकिस्तान को। पश्चिम बंगाल में था ये, पश्चिम बंगाल में बेरुवाड़ी संघ था, और उसको उठा करके दे दिया था किसको? पाकिस्तान को। क्योंकि ये समझौता हुआ था कि हमने बेरुवाड़ी संघ को दे दिया कि हम शांति व्यवस्था को बनाए रखिए, आप लोग सब काम करिए, आप हमसे बेरुवाड़ी संघ अगर आप ऐसा करते हैं चलिए ले लीजिए, कोई बात नहीं, हम आपको मित्र समझ के ये चीज़ें दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और थी, मैंने आपको एक कहानी बताई थी उस टाइम पर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये पूछा था सबसे पहले किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, कि क्या मैं अपनी भारत की ज़मीन को किसी अन्य देश को दे सकता हूँ, मतलब हस्तांतरण कर सकता हूँ। तो 9वें संविधान संशोधन में भी यही है कि भारत ने अपनी ज़मीन का हस्तांतरण पाकिस्तान के साथ किया था। तो आप लिख लीजिए कि भारत ने अपनी ज़मीन का हस्तांतरण पाकिस्तान को, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच ज़मीन का हस्तांतरण, ऐसे लिख लो, भारत और पाकिस्तान के बीच ज़मीन का हस्तांतरण। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था उस टाइम पर? उन्होंने ये बोला था कि महोदय आप ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी भारत की ज़मीन को किसी अन्य देश को दे दें। लेकिन अगर आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन संशोधन के माध्यम के बाद ही ये काम करेंगे। मतलब पहले संविधान में संशोधन करिए, संशोधन करने के बाद तब जाकर के आप ज़मीन का हस्तांतरण करिए। यानी कि आर्टिकल 3 बिल्कुल क्लियर कहता था कि हम अपनी ज़मीन को किसी अन्य देश को नहीं दे सकते हैं, तो आर्टिकल 3 में ही संशोधन करो। तो ये जो संशोधन था वो कहाँ किया गया था? आर्टिकल 3 में ही किया गया था, बेरुवाड़ी संघ के लिए। और आपको पता है पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, वो 2 मिनट के लिए मित्र बन जाता है तो 20 दिनों के लिए दुश्मन, और अभी तक दुश्मन ही है। क्या है?
भारत ने बहुत सारे जगहों पर उसका साथ दिया है, भारत ने कई बार उसको मित्र समझा है, लेकिन उसने, जैसे एक होता है ना, एक लोमड़ी वाली जो कहानी सुनते हैं कि शेर को लोमड़ी जब भी आती है तो पागल बनाती रहती है उसको, लेकिन जब शेर का दाव पड़ता है तो लोमड़ी पेट में ही मिलती है फिर मिलती है कि नहीं मिलती है कुछ समय बाद। तो ऐसे ही है, पाकिस्तान लोमड़ी वाली हरकत कर रहा है, लेकिन जिस दिन भारत को गुस्सा आया तो पेट में ही मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। है जी, बिल्कुल। पाकिस्तान बेवकूफ़ है, जो मित्रता करना चाहता है भारत उससे, वो उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। नहीं, भारत इतना शांतिपूर्ण देश है, इसके बराबर शांतिपूर्ण देश मिलेगा नहीं। हाँ, इतना शांतिपूर्ण देश है, हर चीज़ है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी ऐसी काम करता रहता है। लेकिन बोलते हैं कि हर चीज़ का समय पर ऑटोमेटिक अंत हो जाता है। लेकिन भारत में भी कुछ चीज़ें देखिए गलत हैं। भारत में गलत चीज़ें क्या हैं कि आप भी अगर देखेंगे, अभी राजस्थान वाला मैटर तुम्हें पता है, सबको पता है। अब उस बच्चे के साथ जो किया गया, ऐसी मानवता रखने वाले लोग ही भारत को गलत साबित करते हैं। हाँ, 3 केस हो गए। एक ये वाला मुद्दा तो इतना था कि छोटे बच्चा था, छोटे बच्चे ने अगर घड़े से पानी पी लिया तो दिक्कत क्या थी उसमें। आज भी ऐसी छोटी मानसिकता लोग रखते हैं, बताइए। सोशल मीडिया बिल्कुल छुपाएगा, क्योंकि दलित का मुद्दा है इसलिए सोशल मीडिया छुपाएगा। और सोशल मीडिया ने हमेशा ऐसे काम किए हैं। अगर किसी और का मुद्दा होता तो आज चढ़ बढ़ के बोलता, लेकिन दलित के मुद्दे में ये भारत सरकार भी नहीं बोलेगी, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि ऐसा स्टाफ हम कैसे रख सकते हैं, है ना। और हम तो यही कहते हैं भाई, अगर ये चीज़ें होती, चाहे कोई भी हो, किसी का भी बच्चा हो, उस बच्चे को क्या पता है पानी पीना है नहीं पीना है, घड़े से पी लिया तो दिक्कत क्या है, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन फिर भी, और टीचर के लिए सभी बच्चे समान होते हैं, और वो टीचर ही खुद असमानता फैला रहा है, मतलब वो टीचर नहीं है। फिर भी उसने ऐसे कर्म कर दिए कि उस बच्चे को मार मार के जान के साथ उसका खिलवाड़ कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर कोने में अगर कोई महा सजा होना, बहुत बड़ी वाली, उसका दोगुना करके सजा दी जाए उस व्यक्ति को, उसकी दोगुनी करके सजा दी, तब जाकर के मालूम पड़े। पॉलिटिक्स देखो यहाँ पर क्या होता है ना, मैं तो बता दूँ, पॉलिटिक्स यहाँ ऐसे मुद्दों पर ही पॉलिटिक्स खेली जाती है। बहुत से लोग राजनेता आते हैं, अपनी पॉलिटिक्स खेल के चले जाएंगे, उनको मतलब नहीं रहता है किसी से भी, कौन मरा कौन जिंदा रहा उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने वोट से मतलब रहता है केवल। उनको केवल पॉलिटिक्स दिखती है। वहाँ घर में जाकर के वही कपड़े उठाएंगे और झाड़ देंगे कि हाँ रे कहाँ से आई, दलित के घर से आई। बात समझ में आ रहे हो। तो केवल जाएंगे इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स दिखता है, वोट दिखते हैं, वोट बैंक दिखते हैं, इसलिए जाते हैं। अदरवाइज ना चला जाए कोई भी, कोई नहीं जा सकता है। सही बोला गया है, लेकिन यही है। तो ऐसी ही चीज़ें तो भारत को थोड़ा बद्दा महसूस कराती हैं। नहीं, अन्यथा की स्थिति में भारत बहुत अच्छा है, भारत गलत नहीं है, भारत काफ़ी हद तक आगे जा चुका है। लेकिन इन्हीं चीज़ों की वजह से भारत को बहुत कुछ छोटा महसूस करना पड़ता है। चलिए भैया देख लो, नेक्स्ट संविधान संशोधन देखते हैं। 10वां संविधान संशोधन। दसवां संविधान संशोधन। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। ये हुआ था 1961 में। 10वां संविधान संशोधन 1961 में हुआ था और इसमें जोड़ा गया था दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया।
भारतीय संघ में जोड़ा गया था। दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा गया। पता चल रहा है, बिल्कुल लिखने से ही पता चल रहा है भाई, बताने की आवश्यकता है नहीं। दादर और नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। 11वां संविधान संशोधन पे आ जाओ। 11वां संविधान संशोधन 1961। जी हाँ, ये भी 1961 है। इसमें बोला गया था कि उपराष्ट्रपति हाँ जी, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव किया गया था। निर्वाचन में बदलाव, और देखो बदलाव क्या था मैं तो बताऊं। बदलाव ये भी 1961 में था। क्या है बोलो? ये भी कब था? 1961 में था। कैसा बदलाव था? इसमें बोला गया था जैसे संसद की दोनों बैठक होती हैं, दोनों बैठक ही नियुक्ति करती है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कौन होगा, लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा बताया गया कि इस बैठक के बजाय भी एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निर्वाचन मंडल होना चाहिए। तो यहां पर लिख लो कि संसद की दोनों बैठक तो होंगी, संसद की दोनों बैठकों के बजाय इनका निर्वाचन मंडल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचन मंडल होना चाहिए। ठीक है भाई, हो गया। 1961 आज 11 याद रखेंगे आप। और ज़्यादा से ज़्यादा देखो तुमने इन चीज़ों को साथ साथ फेरते जाना। याद यानी याद नहीं करना होता है कोई भी चीज़ को, बस केवल पढ़ना होता है, वो ऑटोमेटिक याद हो जाती है। याद करोगे तो याद नहीं होगी, केवल समझ के पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगी वो। हाँ, और समझने का ज़्यादा प्रयास करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल है वो हम टिक लगवा देंगे तुमको कि इनमें से वैसे जो भी पढ़ा रहे हैं वो सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे अब बोला जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किस संविधान संशोधन को बोला जाता है, तो वो 42वां संविधान संशोधन है। वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वां संविधान संशोधन एक ऐसा संविधान संशोधन है जिसमें आधे, मतलब मान के चल लीजिए आधे संविधान के आसपास तक संशोधन कर दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन में इतने संशोधन किए गए थे, हर चीज़ में संशोधन डाल दिया गया। तो इसको बोला जाता है कि मिनी संविधान का संशोधन यानी करने का कौन सा आर्टिकल, वो संविधान संशोधन है 42वां। कौन सा है? 42वां है भाई। बाकी क्लास हल कराएंगे है जी। देखिए हर रोज़ तो नहीं है।